दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में स्वागत है। और सबसे पहले आपको नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और आज से आप लोग एक संकल्प ले लीजिए कि नया साल शुरू हो चुका है। 2023 में हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। तो 2023 अभी तक 2022 खट्टा मीठा जैसा भी रहा, आपके लिए सफलता जो भी आई, उन सारी चीज़ों से सीख ले करके कि पिछली वाले में हमारी क्या स्ट्रेंथ थी, तो स्ट्रेंथ को अपना आगे हथियार बनाइए और वीकनेस क्या थी उस पर काम करते हुए नए साल में 2023 में एक वेल प्लान के साथ अपनी तैयारी को धारदार दीजिए और एक नए मुकाम को हासिल करिए। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको बहुत जल्द सफलता हासिल हो। तो इसी के साथ हम आज की करंट अफेयर्स की क्लास का करते हैं आगाज और आपके सामने क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं और आप लोग भी लाइव आ जाइए और आने के साथ साथ सेशन को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सेशन शेयर करने से लोगों को पता चलता है। स्ट्रगल लाइफ हैप्पी न्यू ईयर। आप आ चुके हैं, सेशन को अन्य लोगों को भी दबा के शेयर कर दीजिए। आपकी ये डेली 8 बजे लाइव क्लास ये होती है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। उसके साथ बहुत सारा स्टैटिक जीके होता है, उसको डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा पिछले दिन का करंट अफेयर्स का आपको रिवीजन भी करवाया जाता है। यकीन मानिए आप एग्जाम में जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आपकी क्लास से क्या है छपने वाला है। तो आप सभी लोग जो लाइव आ चुके हैं, क्लास को दबा के क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ हम भी क्या कर देते हैं, यानी शेयर, और शेयर के साथ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर देना भी आप शुरू कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ ये क्या सीपीसीबी, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के संदर्भ में क्या, यहाँ जरूर देखिएगा क्या सही है पूछा है। पहला सेंटेंस लिखा, यह एक प्रकार का सांविधिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगला है, इसका मुख्यालय क्या नागपुर में है। अगला है, इसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया। अब आप लोग आंसर दीजिए। राजा हिंदुस्तानी, नया साल आपको भी मुबारक हो और आप भी स्वस्थ हो, मस्त हो और अपने मन मुताबिक मुकाम को हासिल करें। ये हमारी क्या है, यानी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आप सभी लोग आ जाइए, सेशन लाइव हो चुका है और शेयर भी कर दीजिए। तो आंसर भी देना शुरू करिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आइए हम देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रमुख रूप से बॉडी है, इसी को किस नाम से जानते हैं, इसी को सीपीसीबी के नाम से जाना जाता। सीपीसीबी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है प्यारे मित्रों, इसी को सेंट्रल, इसी का नाम क्या है सेंट्रल, पी से क्या हो गया पॉल्यूशन, पी से क्या हो गया पॉल्यूशन, सेंट्रल पॉल्यूशन। अगला सी से क्या हो गया कंट्रोल, कंट्रोल, और बी से क्या हो गया बोर्ड, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फुल फॉर्म क्या हो गई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसे हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, इसी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जाना जाता। नाम से ही पता चल रहा है इसका काम क्या है। तो इसका काम है प्रदूषण को पर्यावरण से समाप्त करना और जो हमारे आसपास का पर्यावरण है वो स्वस्थ बना रहे। तो इसके लिए दिशा निर्देश या अन्य प्रकार की जो भी जरूरत होती है वो क्या करता है, इस समय समय पर जारी करता। अब बात इसकी हम करते हैं कि इसकी आखिरकार स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना होती है 1974 में। 1974 में आप कहेंगे कि 1974 में हुई, तो याद करिए 1974 में एक ही अधिनियम था जो 1974 में बना। यहाँ
यहाँ बहुत दिलचस्प बात अब होने वाली है। जो इसका गठन किया गया, आपको लगेगा पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के अंतर्गत हुआ तो ये 1986, चूंकि अब सोचिए, अब कॉमन सेंस लगाइए, ये 1986 का अधिनियम है और हमने कहा इसकी स्थापना 74 में हो चुकी। क्या ये 1986 हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो इसका क्या कर दो, निपटारा। यानी इसका गठन 1986 के पर्यावरण, नाम भले ये पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता है, लेकिन 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये गठित नहीं हुआ। तो आप कहेंगे फिर सर कब गठित हुआ? तो ये 1974 में, यानी एक जल प्रमुख पहले ध्यान दिया गया, जो जल प्रदूषण की समस्या थी, जल प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए एक संसद के द्वारा कानून बनाया गया, जिसे किस नाम से जाना जाता, जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। ध्यान दीजिएगा, जो लोग लाइव हैं आप लोग क्लास शेयर कर दो भाई, और लाइक कर दो। क्लास को लाइक भी नहीं किए हो, लाइक शेयर दो चीजें तो बिना बताए कर दो। तो ध्यान दीजिएगा, इसका गठन कब किया गया? तो हमने अभी कहा इसका गठन कब होता है, तो ये कौन सा, तो ये जल प्रदूषण, ध्यान दीजिएगा, जल प्रदूषण एवं निवारण, जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। इस अधिनियम के अंतर्गत इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया है। तो ये किस अधिनियम से हुआ? 1974 के जल प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय नागपुर में नहीं है। फिर आप पूछेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। और ये ध्यान दीजिएगा, संसद के कानून से बना है। हमने अभी कहा अगर कोई अधिनियम संसद के कानून से बने तो वह किस प्रकार का होता है, स्टैट्यूटरी, वो सांविधिक दर्जा उसे दिया जाता। तो इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट केवल क्या होगा, केवल एक सही होगा, केवल एक क्या होगा, सही। तो हमने अभी तक क्या सीखा, सीबी देखा। हमने कहा इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो हमने अभी आपको क्या बताया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हमने क्या कहा आपसे, हमने आपसे ये कहा कि इसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर हमने कहा इसका गठन कब हुआ, तो हमने कहा 1974 के संसद के अधिनियम से। तो आगे आप अन्य चीजें आपको क्या पता होना चाहिए, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर्स पूछे तो नई दिल्ली में। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? अगर मिनिस्ट्री आपसे पूछा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। किस मिनिस्ट्री क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसी को हिंदी में बोले तो हिंदी में से किस नाम से जाना जाता, तो यह पर्यावरण, कौन, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसे क्या किया गया, स्थापित किया गया। आगे एक दो चीजें और ध्यान रखिएगा, लेकिन जब ये 1974 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित हुआ, लेकिन जब 1981 का कौन सा, वायु प्रदूषण अधिनियम आता है, वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण निवारण अधिनियम 1981, तो इससे भी ये अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। यानी ये इस अधिनियम से 1981 के अधिनियम से भी ये शक्ति प्राप्त करता, क्योंकि वायु प्रदूषण प्रमुख समस्या आज के समय है। आप इतना देखते हो वायु प्रदूषण इतना ज्यादा फैलता जा रहा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो
इसके अलावा ये भी अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1986 का ये पूछा जा सकता है, 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, इससे भी ये शक्ति प्राप्त करता है, से भी इसे शक्ति प्राप्त है। इसे किसे? तो ये सीपीसीबी को शक्ति प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। आप देखेंगे जो सीपीसीबी है, यही सीपीसीबी भारत में जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया, उसकी नोडल एजेंसी है। किसकी नोडल एजेंसी है? तो यही किसकी है? नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स जारी किया गया, उसको भी ये लागू करवाता है, उसकी भी क्या है? नोडल एजेंसी है, उसकी भी नोडल एजेंसी है। यहाँ नागपुर आया था, तो नागपुर में आपसे पूछे क्या स्थित है, तो ये नागपुर वाला भी ध्यान रखिएगा। ये नागपुर में क्या स्थित है, तो ये लिखते चलिएगा, नागपुर में है नीरी का मुख्यालय। ये भी इन्वायरमेंट से ही संबंधित है, तो नागपुर वाला आपसे पूछ लिया जाए तो नागपुर में क्या है? नीरी का मुख्यालय स्थित है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड अन्य चीजें भी जो इस अधिनियम में नहीं आती, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। एक तो 1972 का वन्य जीव अधिनियम, 1972 का ये पूछा जा सकता, वन्य जीव अधिनियम पूछे, ये कब का है? 1972 का। अगला 1980 का वन संरक्षण अधिनियम 1970 का। उसके बाद 2002 का कौन सा? जैव विविधता अधिनियम, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर यहां तक? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करिए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि चर्चा में रहने वाली जेम्स वेब टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ कौन क्या पूछ रहा? जेम्स वेब टेलीस्कोप। आप फिर कहेंगे सर ये बताइए, ये चर्चा में जेम्स वेब टेलीस्कोप क्यों है? इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप है एक प्रकार का, जो रिसर्च कर रहा है अंतरिक्ष में कि ब्रह्मांड कैसे बने, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे बने, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब पे क्या रिसर्च करने के लिए नासा के वैज्ञानिक, साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक, ये मिल करके एक अभियान भेजते हैं। इसी को क्या कहा जाता? एक टेलीस्कोप स्थापित करते हैं, हबल। इसके पहले इसके स्थान पे किसके स्थान पे भेजा गया? हबल जो टेलीस्कोप था, उसी के स्थान पे जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्थापित किया जाता है। जेम्स वेब, अभी ये रिसर्च क्यों, अभी ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि जो सैटर्न है, उसका एक कौन सा है? उसका एक उपग्रह है टाइटन पे क्या अभी बात आई कि टाइटन पे संभव हो सकता है कि जीवन संभव हो, तो इसके द्वारा तस्वीर साझा की गई है। इसलिए वैज्ञानिकों के बीच एक बार चर्चा में आ गया। अब हम देख लेते हैं इसे 2021 में नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी यानी 3 के संयुक्त प्रयासों से भेजा गया। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल का उद्विकास, कैसे कैसे हमारा सौर मंडल बना, ग्रह कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी, जीवन पृथ्वी पर कैसे संभव हुआ, सबसे पहले जीवन किस रूप में आया, इन सब के संबंध में क्या यह समझने में, हमारी समझ विकसित करने में क्या मदद करेगा। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो हमने अभी कहा कि इसे 2021 में लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये पूछा जाए किसके स्थान पे, तो ये हबल स्पेस के स्थान पे किसको लॉन्च किया गया? जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, किसके स्थान पे? हबल। किसके स्थान पे? हबल स्पेस
हबल के स्थान पर टेलीस्कोप के स्थान पर लॉन्च किया गया। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जिन लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी, उनका है बिल्कुल सही जवाब। उनका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। तो जिन लोगों ने बी आंसर लगाया है उसका क्या है? सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सामने जनजातियों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है और एग्जाम में फिर आपको लगता है कहां से पूछ लिया, क्योंकि कोई ना कोई जनजाति पूरे साल भर चर्चा पर चर्चा क्या होती है, बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? पूछा जाता है। तो आप लोग जो लोग लाइव हो आंसर भी देते चलिए, नहीं लाइव का क्या कोई मतलब भी नहीं होता है। तो क्योंकि आप क्वेश्चन जब गलत सही करेंगे तो तभी आपका क्या होगा कि आप नई चीजें सीख पाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए। क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या पूछ रहा? निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? पहला, कोया जनजाति क्या उड़ीसा में पाई जाती है? अगला, कुरुम्बा जनजाति केरल में पाई जाती है। अगला है इरुलर जनजाति क्या तमिलनाडु में पाई जाती है। अगला, खोंड जनजाति क्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये आपके सामने क्या है? ऑप्शन है। आंसर आप भी सोच लिए होंगे। तो इसमें ध्यान दीजिए, पूछा कितने युग्म। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में इस बार कई क्वेश्चन देखने को मिले, तो उसी ट्रेंड पर यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी सही है। अभी ये चर्चा में कोया जनजाति को लेकर के ये चर्चा में बना। कोया जनजाति उड़ीसा की है और इसको अभी कोया जनजाति को लेकर के चर्चा में आया। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसी कोया जनजाति के द्वारा एक क्या मनाया जाता है, यानी एक त्यौहार भी मनाया जाता है जो कहाँ? उड़ीसा में शुरू हो चुका, जिसे किस नाम से जाना जाता? धनु यात्रा। किस नाम से जाना जाता? धनु यात्रा के नाम से जाना जाता। इसलिए कौन? एक कोया जनजाति उड़ीसा की चर्चा में आ गई। तो ये बाकी कुरुम्बा जनजाति ये केरल में है, एरुलर जनजाति तमिलनाडु की है, खोंड जनजाति महाराष्ट्र की है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी 3 जो आपके सामने ऑप्शन है, चारों युग्म सही सुमेलित है। क्या है? चारों युग्म सही सुमेलित है। तो ये जनजाति आप ध्यान रखिएगा। तो ये जनजाति इंडिया का मानचित्र बनाइए। तो ये पश्चिम बंगाल, फिर आपका कौन? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन सी जनजाति? एक एक करके आप पहले याद करिए। कौन? कोया जनजाति पाई जाती है, कोया जनजाति। उसके बाद फिर आगे आइए तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी पाई जाती? इरुलर। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति? इरुलर पाई जाती है। और केरल में कुरुम्बा। केरल में जो केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये पाई जाती है कुरुम्बा। कुरुम्बा जनजाति पूछे तो ये कहाँ पाई जाती? केरल में। इसके बाद ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ जाइए। इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में खोंड जनजाति। कौन? खोंड। तो पहले ये याद करिए, इसके पहले कल वाली क्लास में हमने कहा था केरल कर्नाटक तमिलनाडु, केरल कर्नाटक तमिलनाडु जहाँ ये मिलते हैं, यहाँ पर एक जनजाति कौन सी रहती है? टोडा। टोडा जनजाति ध्यान रखिएगा। टोडा जनजाति किसी एक राज्य में नहीं, केरल कर्नाटक तमिलनाडु जो नीलगिरी हिल्स है उसी पर क्या, यानी उसी पर पाई जाती है, जो 3 राज्यों में फैलाव है, केरल कर्नाटक तमिलनाडु। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। तो हमने क्या कहा? कोया उड़ीसा में, इरुलर तमिलनाडु में, उसके बाद कुरुम्बा केरल में, और खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? खोंड जनजाति महाराष्ट्र में। टोडा जनजाति केरल कर्नाटक तमिलनाडु का जो मिलन क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में आइए, इंडिया का मानचित्र और हम जानने की कोशिश करें तो ये है मेघालय। इस मेघालय में 3 चोटियां हैं और तीनों पे कौन कौन जनजाति रहती है? तो एक को बोलते हैं गारो, एक को बोलते हैं खासी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है, गारो, खासी, और तीसरी कौन हो गई? जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। तो ये गारो, खासी, जैंतिया ये कहाँ पर पाई जाती है? ये पाई जाती मेघालय में। कहाँ पर पाई जाती? मेघालय में। ये तीनों चोटियों के नाम है, पहाड़ी का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो गारो है, इस गारो की सबसे ऊंची, गारो यहाँ पर पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछाता है, ये नोक्रेक ये पूछे कहाँ पर ये है? मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है और किस पे स्थित है? गारो पहाड़ी पर स्थित है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये हमने क्या बताया? ये मेघालय की स्थिति है। क्या है? मेघालय की है। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, ये वही मेघालय है जहां अभी हाल ही में कौन सा महोत्सव मनाया गया? यानी वांगला।
कौन सा वांगला महोत्सव भी मनाया गया है। वांगला महोत्सव भी मनाया गया। तो जो लोग लाइव आ चुके हैं कृपया सेशन को भी शेयर करते चलिए, आंसर को भी करते चलिए, बहुत ज्यादा आपको मजा आने वाला है। मजा क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो चीजें यहां डिस्कशन हो रही। अगला क्वेश्चन, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नीलगिरी ताहर के संदर्भ में क्या सही है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, यहां जरूर देखिए क्या, यह कर्नाटक का राज पशु है, यानी इसे स्टेट एनिमल ऑफ कर्नाटका के नाम से जाना जाता है। अगला है IUCN के द्वारा इसे संकटापन्न घोषित किया गया है, क्या इसे इंडेंजर्ड घोषित किया गया है, ये बताना है। यह पूर्वी घाट का क्या स्थानिक जीव है, यानी पूर्वी घाट में निवास करने वाला ये क्या है, निवास स्थानिक का मतलब हुआ वहीं उसका ओरिजिन हुआ, वहीं उसका उद्भव हुआ है और उसी क्षेत्र में ये निवास करता है। अब ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसमें आइए ध्यान देते हैं। तो ये कर्नाटक का नहीं है, बल्कि अभी ये चर्चा में बन गया, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए आ गया क्योंकि ये कहा गया कि तमिलनाडु ये पहला राज्य होगा, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर चलता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट चलता है, वैसे ही तमिलनाडु के द्वारा किसको, यानी किसको, ताहर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट लेके आया जाएगा। क्या किया जाएगा, यानी प्रोजेक्ट ताहर, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर इनके संरक्षण के लिए लाया जाएगा, क्योंकि इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है, इनकी संख्या लगातार घटती जा रही। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और इसे IUCN के द्वारा संकटापन्न इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप अभी जो पेपर हुआ, कौन सा, ये आपका अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ जूनियर असिस्टेंट का, हाई कोर्ट का, उसमें भी आप क्वेश्चन देखोगे इंडेंजर्ड कई जीव जंतुओं का पूछा गया होगा। यानी अब लेवल जो है हर एग्जाम का ज्यादा हो चुका है, हर चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो इसे इंडेंजर्ड ये सही है। ये पूर्वी घाट का नहीं है, ध्यान से समझिएगा, ये कहां का है, तो ये पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का। तो आप कहेंगे सर हमें तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट भी नहीं पता। तो देखो ये भारत है, भारत का जो पश्चिम वाला हिस्सा ये वाला है, ये किस नाम से जाना जाता, इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता, इसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता। और जो ये पूरब में हिस्सा स्थित है ये वाला, ये आपका हिस्सा, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस नाम से जाना जाता, इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है, इसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता। अब आंसर आपको ये मिल चुका होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन सही है, केवल ऑप्शन क्या है, पहला क्या होगा, कौन सही है, तो ये केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। तो इसमें सही जवाब क्या, केवल 1 सही है। अच्छा कोई नहीं, तो इसमें एक ऑप्शन ये कर लीजिए, केवल 2 सही। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2 सही है, तो इसमें केवल 2 सही है, बाकी 1 और 3 क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन बताइए, फिर मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, इसका जवाब दीजिए भाई अगले क्वेश्चन का, कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री इस समय कौन है, नितिन गडकरी साहब। नितिन गडकरी ने किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल पुल, एक पीछे भी आपने याद किया होगा कि चिनाब नदी पर, किस नदी पर, चिनाब नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया है, ये आपको पहले से पता होगा। और अभी हाल ही में क्या कर दिया गया, एक और जुआरी ब्रिज, यानी भारत का ये दूसरा सबसे लंबा केबल पुल होगा, जो किस नदी पे बना है, जुआरी ब्रिज, इसी का नाम जुआरी नदी पे बना है, इसीलिए इसे किस नाम से कहा गया, इसे जुआरी ब्रिज का नाम दिया गया। तो ये कहा गया का उद्घाटन किया, ये किस राज्य में है, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, लद्दाख को यहां आप काट कर लीजिए, यहां गोवा, लद्दाख ऑप्शन काट करके क्या कर लीजिए, गोवा कर लीजिए। तो ये अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, अब बताइए कहां है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भारत का दूसरा सबसे लंबा, भारत का दूसरा सबसे लंबा ये कौन सा है, केबल 8 लेन वाला ये पुल है, जिसका नाम क्या है, जुआरी ब्रिज। और ये जुआरी नदी पे है, और ये जुआरी नदी किस राज्य में स्थित है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये किस पे, ये
गोवा राज्य में है। कहाँ है? गोवा में। तो इसका सही जवाब है लास्ट वाला हो जाएगा गोवा। सही जवाब क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ये सही जवाब हो जाएगा गोवा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक गोवा होगा। बात समझ में आई? और भारत का सबसे लंबा केबल पुल पूछे तो सबसे लंबा किस नदी पे है? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे, और चिनाब नदी का मतलब हुआ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भारत का सबसे लंबा कौन है? पुल बनाया गया है, केबल वाला पुल। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सतर्क नागरिक संगठन के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2021-22 आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? कुल मिलाकर के आप किसी भी अधिकारी से, किसी भी मंत्रालय से, किसी भी विभाग से आप कोई सूचना मांगते हो तो वहां से सूचना मिलती है। कितने समय मिलती है? एक तो आज की जो व्यवस्था है आपको सूचना दी नहीं जाती, लात मार के भगा दिया जाता है। तो यही यानी शासन जनता तक पहुंचे, शासन में पारदर्शिता आए, जवाबदेही अधिकारियों की तय हो। तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए 2005 में हमने आरटीआई का नाम जरूर सुना होगा। 2005 के अधिनियम से आरटीआई को लाया गया और जिसमें कहा गया कि भारत का आम नागरिक, आम जनता, किसी भी अधिकारी, किसी भी कर्मचारी से जरूरतमंद उसको जो सूचना चाहिए वो मांग सकता है। और प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक विभाग, प्रत्येक मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि वह उसको वह सूचना उपलब्ध करवाए। लेकिन अब ये नागरिक एक सतर्क नागरिक संगठन है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट आई, इसमें बहुत बुरी कंडीशन बताई गई। अधिकारी सूचना आम जनता को देना ही नहीं चाह रहा है। सबसे खराब प्रदर्शन किसने, सबसे बुरी कंडीशन किसका रहा? तमिलनाडु राज्य का रहा है। इस बात का ध्यान रखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन रहा? तमिलनाडु के बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका कई लोग बिहार लगा देंगे, लेकिन बिहार इसका आंसर सही नहीं होगा। सोनू गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। जो लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज़, ये क्लास आपकी डेली बेसिस पे 8 बजे लाइव होती है। आप सभी लोग 8 बजे जरूर आए और बहुत मज़ा आपको क्लास में आने वाला है। और ये क्लास अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर करना ना भूलें। तो ये डेली बेसिस पे 8 से 9 के बीच आपकी लाइव क्लास, जिसमें करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक वाला सेक्शन भी जो ज़रूरत होती है उसका निपटारा होता है। अब आरटीआई ये 2005 का अधिनियम है। तो इसमें देखो, जो 2005 का जो अधिनियम है इसमें सूचना का अधिकार, ये एक क्वेश्चन और बनता है किस? तो एक संगठन था, यानी एक प्रकार का ये पूछा जाता है कि किस सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन के द्वारा क्या किया गया था? याचिका PIL दायर की गई थी, उसी के प्रयासों से लाया गया है। तो ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन भी आया पिछले साल या कब, आप देखिएगा। उसका नाम है यानी MKSS एक संगठन था, उसी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम ये लाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे अगला इसमें तो नंबर 1 पे कौन है? सबसे सूचना नहीं देता है तमिलनाडु नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे महाराष्ट्र है। नंबर 2 पे कौन है? महाराष्ट्र है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका, जिनका नाम क्या, फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ्य योजना शुरू की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद कौन है? तमिलनाडु है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आप लोग दीजिए। जब भी ऐसे भारत में कोई पहली बार होता है या कोई पहला व्यक्ति या पहली बार कोई उद्घाटन ये होता, तो ये सब आपके फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के होते हैं। तो ये अभी चर्चा में क्यों आई? तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा के द्वारा ये फर्स्ट आपने देखा कि पहली महिला बनेंगी जो क्या बनेंगी? पायलट फाइटर बनेंगी। तो ये एनडीए
उन्होंने इंडिया को क्या किया, ये क्वेश्चन हमने कवर किया। तो इसमें अन्य चीजें भी आपकी कोरिलेटेड आपके एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो ये अब ये भी पहली बार हो रहा कि कौन सा राज्य है जो किसके योगदान को, हमारे यहाँ बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा या समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, लेकिन उनके योगदान को हम लोग क्या हमारे पाठ्यक्रम में वो शामिल नहीं है, तो हम अपना उनके बारे में हम जान ही नहीं पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए कहाँ की सरकार के द्वारा, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, यानी 8वीं जो कक्षा होगी, 8वीं कक्षा का जो पाठ्य पुस्तक होगी उसमें किसको शामिल किया गया है, तो ये भारत की पहली महिला शिक्षिका किसे माना जाता, फातिमा शेख को, किसे माना जाता, फातिमा शेख को माना जाता है। तो ये शामिल किया गया है। इसमें इनके योगदान को, ये एक समाज सुधारक थी और आपने देखा कि पहले महिलाओं को क्या समानता का कोई अधिकार नहीं, उनके साथ काफ़ी यानी क्या किया जाता था, दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, जो आज भी आप देखते हो होता है। तो इसी महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए उन्हें शिक्षा मिले, उनका यानी हर तरीके से क्या हो, उनका सशक्तिकरण हो, तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से इसी को सुनिश्चित करने के लिए ज्योतिबा फूले का नाम आपने सुना होगा, ज्योतिबा फूले का नाम, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले। तो ये सावित्रीबाई फूले के साथ ये मिल करके क्या किया, कई शिक्षण संस्थान की स्थापना करती हैं और ये पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनती हैं। तो ये अब इनके योगदान को बच्चों तक पहुंचे, इसी को सुनिश्चित करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में इनके योगदान को शामिल किया गया है। ये आपकी अब समझ में आ चुका होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये कर्नाटक आया, तो कर्नाटक में याद रखिए बेंगलुरु, और बेंगलुरु में क्या हुआ, बेंगलुरु में जो दूसरा खेलो यूनिवर्सिटी, ये आप ऐसे कोरिलेट करके चीज़ों को याद करिए। खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स का 2022 में क्या किया गया, आयोजन। अब तीसरा वाला, ये दूसरा था, तो तीसरा वाला ये कहाँ होगा, ये तीसरा वाला पूछा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को कहां पर तैनात किया गया है। आपके सामने है 4 ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ। सही आंसर आप लोग दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। तो ये चूंकि उत्तर प्रदेश में कि ये पहली क्या बन गई हैं, ये कमिश्नर बनी है, तो पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को गौतम बुद्ध नगर में क्या किया गया, तैनात किया गया है। बात इनकी करें तो ये 2000 बैच की क्या है, 2000 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और इनकी गिनती तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी में की जाती रही है। कई माफियाओं को, कई गुंडाओं को इन्होंने सफाया किया है और इनके योगदान के लिए ध्यान दीजिए। जब ये चूंकि हैदराबाद जो आपकी पुलिस एकेडमी है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, अलग से पूछा जा सकता, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये कहाँ स्थित है, जहाँ आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, तो ये स्थित है हैदराबाद में। जब ये ट्रेनिंग कर रही थी तो वहाँ पर बेस्ट प्रोबेशनर का अवार्ड, तो याद रखिए जो ये लक्ष्मी सिंह है इनको बेस्ट प्रोबेशनर यानी ट्रेनिंग के दौरान जो सबसे अच्छा प्रयास करता है या तो उनको बेस्ट प्रोबेशनर का अवार्ड भी इन्हें मिला था। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अभी इनकी तैनाती कहाँ की गई है, तो ये गौतम बुद्ध नगर में की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ कौन दिया गया, अवार्ड दिया गया, दूसरा प्राप्तकर्ता। चूंकि इंटरनेशनल स्तर पर भारत का कोई भी संस्थान जब अवार्ड प्राप्त करता है तो वह क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है, लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन यानी अपराध को रोकने के लिए जो अवार्ड मिला, ये क्या निजात अभियान को मिला। और ये निजात अभियान छत्तीसगढ़ पुलिस के अंतर्गत किस गांव, ये राजनांदगांव पुलिस के द्वारा ये शुरू किया गया, तो ये निजात अभियान को दिया गया क्या। दूसरा स्टेटमेंट है सामुदायिक पुलिसिंग। आज देखो 2 प्रकार की पुलिसिंग की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। एक है कम्युनिटी पुलिसिंग यानी सामुदायिक पुलिसिंग, जिसमें आप
यानी जब पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता लेकर के जब व्यवस्था की जाती है तो इसी को कम्युनिटी पुलिसिंग कहा जाता है। जब स्थानीय लोग शामिल हो जाते हैं तो कोई क्या मजाल है कि कोई अपराध कर पाए, क्योंकि उनको स्थानीय लोगों को अच्छी समझ होती है, अच्छी जानकारी होती है। दूसरा, स्मार्ट पुलिसिंग। आज के समय दो चीजों की बहुत ज्यादा चर्चा होती, एक स्मार्ट पुलिसिंग, क्योंकि लगातार अपराध घटने की बजाय अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे अपराध को रोका जाए, कैसे उसका नियंत्रण स्थापित किया जाए, तो इसी को सुनिश्चित करने के लिए जो सामुदायिक पुलिसिंग है, आप मेंस में कहीं आंसर लिखें कानून व्यवस्था, या यूपी में आता है क्वेश्चन कि कानून व्यवस्था के समझ क्या चुनौतियां हैं, तो वहां पर वे फॉरवर्ड सुधार के लिए आप कम्युनिटी पुलिसिंग यानी सामुदायिक पुलिसिंग और साथ में स्मार्ट पुलिसिंग जो मोदी जी के द्वारा यानी स्ट्रिक्ट और उनकी जो स्मार्ट आप लिखते हो इसकी अलग अलग फॉर्म है, तो ये स्मार्ट पुलिसिंग यानी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिबल पुलिसिंग, फिर आपका कौन मोबिलिटी, ऐसे अलर्टनेस और रिस्पॉन्सिबल और टेकिनेट यानी टेक्नोलॉजी भी पुलिस को चलाना आना चाहिए। तो ये सब, हाँ, दीक्षा गुर्जर बरेली यूपी, प्रणाम, आपको भी प्रणाम। आप सभी लोग सेशन शेयर भी कर दिया करें, एक ही आपसे रिक्वेस्ट है। आगे देखिएगा, तो ये स्मार्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया, तो ये अभी जो एक सामुदायिक पुलिसिंग है ये किसको, तो ये गढ़चिरौली पुलिसिंग क्या कौन सा है, तो ये ध्यान रखिएगा, दादा लोरा खिड़की को दिया गया। तो यहाँ पर पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 क्या है, दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 10 आज का ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन 10 नंबर पे आइए। 10 नंबर क्या पूछ रहा, ये कौन सी REC कंपनी के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव 28 दिसंबर 2022 को, कब, 28 दिसंबर 2022 को कहां पर बिजली उत्सव का आयोजन किया गया, कहां पर बिजली उत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो 4 ऑप्शन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड। तो इसका ध्यान दीजिएगा, 28 दिसंबर 2022 को क्या हुआ, बिजली उत्सव। और बिजली उत्सव ये कहां हुआ, तो ये हुआ असम, और असम में कहां हुआ, आनंदपुर। असम में आनंदपुर एवं उसके आसपास के गांवों में, आसपास के गांवों में इसका आयोजन किया गया। कौन सा, बिजली उत्सव। और बिजली उत्सव ये जो आयोजन हुआ है, ये नाम से ही पता चल रहा है, बिजली उत्सव का मतलब हुआ, क्योंकि आज आप देखते हो बिजली को उत्पन्न करने में बहुत सारा आपको क्या, कोयला, जीवाश्म ईंधन जलाना पड़ता है। फिर लोगों के द्वारा क्या किया जाता, जो बिजली का दुरुपयोग किया जाता है, तो कैसे लोग बिजली के महत्व को समझें और बिजली का कितना इंपॉर्टेंस है, इसी के संबंध में जन जागरूकता के लिए यानी क्या बिजली उत्सव का शुभारंभ किया गया। तो ये कहाँ हुआ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, असम में हुआ। चूंकि अब यहाँ इसका आयोजन किसके द्वारा हुआ, REC, इसको क्या बोलते हैं, तो REC के द्वारा ये किया गया। ये एक प्रकार की महारत्न कंपनी है, एक प्रकार की महारत्न कंपनी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता, जिसकी स्थापना 1969 में हुआ था। कब, 69 में। और ये इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली से संबंधित है, उसी को रेगुलेट करने का इसके द्वारा काम किया जाता है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब सीधे हम चलते हैं अगला, कल के क्वेश्चन का तेजी से क्या करते हैं, रिवीजन, ताकि आपको भी यानी पिछले क्वेश्चन को भी रिकॉल हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। कल का पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC का आरक्षण तय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसकी अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही जवाब पहला यानी न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, रिमोट EVM को लेकर चर्चा में निर्वाचन आयोग आपके सामने चर्चा में रहा। तो यह एक संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल सही, 324 में इसका उल्लेख किया गया। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है, क्योंकि इसमें 3 मेंबर होते। इसके द्वारा स्थानीय चुनाव कराए जाते नहीं, यह गलत है। इसके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता, 1, 2, 4, यानी इसका सही जवाब सी होगा। अगले क्वेश्चन की चलते, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप जो प्रहरी है, इसको किसके द्वारा, तो BSF के द्वारा विकसित किया गया है। अगला, सेना द्वारा अहमदाबाद छावनी में उद्घाटित पहली 3D
प्रिंटेड आवास इकाई के संबंध में क्या सही, इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया, सही है। 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन तकनीक पे आधारित है, ये भी सही है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, 1 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला, मच्छर जनित बीमारियां कौन है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, येलो फीवर, जीका वायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी मच्छर से फैलते हैं। अगला, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित न्यू सोलर एनर्जी पॉलिसी को अगले 5 सालों में कितनी ऊर्जा यानी नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो इसका हो जाएगा 22,000 मेगावाट। कितना, 22,000 मेगावाट। 6वीं बार बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई। तो इसका सही जवाब होगा इजराइल। सही जवाब क्या होगा, इजराइल। हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कहां के हैं, ब्राजील, जो 3 बार ब्राजील को क्या जिताए थे, तो 3 बार वर्ल्ड कप, 1958 के बाद 62 और उसके बाद फिर कौन, 1970 में 3 बार ये क्या जिताए थे, ये आपका वर्ल्ड कप जिताए थे ब्राजील को। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है, मांगदेचू हाइड्रो प्रोजेक्ट भूटान की बिल्कुल सही, चाकू खोला हाइड्रो प्रोजेक्ट मालदीव यहां गलत है क्योंकि ये कहां की है, नेपाल की है। अगला, कामेंग हाइड्रो पावर अरुणाचल प्रदेश में, भारत में। तो 1 और 3 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहने वाला, क्रायोमेस शब्द का संबंध किससे है, तो प्रवाल भित्तियों के प्राकृतिक रूप से पुनर्स्थापन से संबंध है क्रायोमेस का। और यहीं पर हमने एक शब्द और बताया था, बायोराग। जब आर्टिफिशियल तरीके से हम प्रवाल भित्ति का संरक्षण करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता, उसी को कहा जाता है क्रायोमेस। तो कल का भी रिवीजन हो गया, आज के भी क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए। तो ये आज का क्लास यहीं तक रखते। आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी आप दे सकते हैं। और इसके बाद कल की क्लास में फिर हम क्या मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।